जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे परिवार के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको लगे उसे साथ साथ नोट करते चले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और परिवार की अवधारणा क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, परिवार सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होता है। वास्तव में प्राणीशास्त्रीय संबंधों के आधार पर जितने भी समूह बने हुए हैं, उन सभी समूहों में परिवार सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई होती है। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना करना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, हम सभी व्यक्ति जो हैं वो किसी न किसी रूप में परिवार के सदस्य हैं या अथवा रहे हैं। यानी जितने भी मनुष्य हैं वो सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में परिवार से संबंधित रहे हैं, और इसी कारण से ये कहा गया कि परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना नहीं की जा सकती है। परिवार के अभाव में समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। शायद परिवार के महत्व की परिवार के महत्व को ध्यान में रखते हुए सिडनी ए गोल्डस्टोन का कहना है कि परिवार वह झूला है जिसमें कि भविष्य का जन्म होता है, और वह शिशुगृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है। तो इस तरह से सिडनी ए गोल्डस्टोन ने परिवार को एक ऐसे संस्था के रूप में, एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने परिवार को एक तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके भविष्य के निर्माण की एक इकाई के रूप में देखा है या उसके रूप में स्पष्ट किया है। इसी तरह से परिवार के महत्व के बारे में चार्ल्स कूने का कहना है कि परिवार मानव जीवन की पोषिका है। और जो समाजशास्त्र के जो पिता हैं अगस्त काम्टे हैं, उन्होंने परिवार की महत्ता को स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि परिवार समाज की इकाई या कोशिका है। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर जो परीक्षार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिवार मानव जीवन की पोषिका है, ये कथन चार्ल्स कूले का है, जबकि परिवार समाज की इकाई या कोशिका है, ये कथन अगस्त काम्टे से संबंधित है। तो इस तरह से परिवार जो है वो सामाजिक संगठन की एक सार्वभौमिक और सार्वकालिक निर्माणक इकाई होती है। परिवार के द्वारा ही सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, जो कि समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव में सदैव जीवित रहने की इच्छा होती है, और उसकी इस इच्छा की जो पूर्ति है वो परिवार के द्वारा होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि परिवार मानव जाति के आत्मसंरक्षण, वंशवर्धन और जातीय निरंतरता को कंटिन्यू रखने का, निरंतरता को बनाए रखने का एक प्रभावशाली या एक महत्वपूर्ण साधन है। और इस बात को प्रमाणित करते हुए कुछ इसी तरह से मैलिनोस्की ने अपनी जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सेक्स एंड रिस्पिरेशन इन सेवेज सोसाइटी, ये पुस्तक का नाम आप नोट कर लें। ये पुस्तक जो है वो परीक्षा में कंपटीशन में पूछी जाती है। तो इस पुस्तक में मैलिनोस्की ने परिवार के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए ये लिखा है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। यानी मैलिनोस्की के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस समाज में जितने भी मनुष्य हैं वो स्वाभाविक रूप से सभी मनुष्य किसी न किसी परिवार के सदस्य रहे हैं अथवा हैं। जैसा कि ये मैलिनोस्की ने अपनी जो पुस्तक है सेक्स रिप्रेजेंटेशन
एंड सेवेज सोसाइटी में इस तरह से अपनी बात को प्रमाणित करने का, स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो हम लोग जानते हैं कि परिवार का जो वास्तविक अर्थ है, परिवार का अर्थ क्या है, इसको अगर हम लोग स्पष्ट करने का प्रयास करें तो परिवार जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है। लैटिन भाषा में ये जो फैमुलस शब्द है उसको हम लोग एक ऐसे समूह के रूप में प्रयोग में लाते हैं जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास होते हैं। ये जो परिवार की जो परिवार का ये जो अर्थ है, जिसमें हमने आपको बताया कि परिवार शब्द का जो जन्म है, फैमिली शब्द का जो उद्गम है, वो लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ है। तो ये जो वर्गीकरण है, ये जो विश्लेषण है, इसका उल्लेख जो है समाजशास्त्री एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में किया है। यानी एल्मर जो है वो अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में लिखते हैं कि परिवार शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें कि माता पिता, बच्चे और नौकर तथा दास होते हैं। तो इस तरह से परिवार में हम पति पत्नी, बच्चों का होना आवश्यक मानते हैं। इसके अभाव में हम उसे परिवार न कह करके वास्तव में उसे हम गृहस्थ समूह कहेंगे, हाउस होल्ड कहेंगे। यानी परिवार के लिए ये आवश्यक है कि उसमें पति पत्नी हो और बच्चे हों, और उसके साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसमें पति पत्नी और बच्चे नहीं हैं तो उस समूह को हम परिवार न कह करके उसको हम हाउस होल्ड से संबोधित करते हैं। तो इस तरह से ये जो स्पष्ट हो गया कि परिवार जो शब्द है, फैमिली जो शब्द है, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है। परिवार की अगर हम लोग परिभाषाओं की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवार एक ऐसी संस्था है जिसकी परिभाषा कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सभी देशों में, कालों में परिवारों के लिए जो परिभाषाएं दी गई हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है और सांस्कृतिक विविधता के कारण, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण स्वाभाविक रूप से परिवार के स्वरूप में परिवर्तन पाया जाता है या परिवर्तन देखा जा सकता है। कहीं पर जो है वो एक विवाह की प्रथा मान्य होती है तो कहीं पर बहुविवाह की प्रथा होती है। तो इस तरह से एक विवाह और बहुविवाह का प्रभाव परिवार के ऊपर भी पड़ता है, और इस कारण से परिवार को परिभाषित करने में जो समाज वैज्ञानिकों का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। यहाँ पर आपके अध्ययन की सुविधा के लिए हमने मैकावर एंड पेज की परिभाषा का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी में परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। तो इस तरह से मैकावर और पेज ने परिवार के समितिगत स्वरूप का उल्लेख किया है, और इसके अंतर्गत उन्होंने परिवार के 3 महत्वपूर्ण प्रकारों या उद्देश्यों का उल्लेख किया है, जिसमें यौन संबंधी प्रकार, प्रजनन संबंधी प्रकार और पालन पोषण के रूप में जो आर्थिक प्रकार हैं उसका उल्लेख किया है। इसी तरह से लूसी मेयर ने परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि परिवार एक ऐसा गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। तो ये लूसी मेयर की जो परिभाषा है वो परिवार की सबसे छोटी परिभाषा मानी जाती है, जिसमें उन्होंने परिवार के बारे में कहा कि परिवार एक ऐसा गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता और उनके संतान साथ साथ रहते हैं। इसके अलावा इलियट एंड मेरिल ने परिवार को परिभाषित करते हुए अपनी जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इस पुस्तक में उन्होंने परिवार को परिभाषित करते हुए ये बताया कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण परिभाषा है बर्गेस और लॉक की। बर्गेस और लॉक की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है द फैमिली। इस पुस्तक में उन्होंने
परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि परिवार व्यक्तियों के उस समूह का नाम है जिसमें वे विवाह, रक्त या दत्तक संबंध से संबंधित होकर एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से बर्गेस और लाक ने परिवार के निर्माण के लिए जो रक्त संबंध, विवाह संबंध या दत्तक संबंधों को महत्वपूर्ण माना है और इसी के आधार पर उन्होंने परिवार की संज्ञा दी है और परिवार के रूप में उसको स्पष्ट किया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जितनी भी परिभाषाएं यहाँ दी गई हैं उन सभी परिभाषाओं में जो समाज वैज्ञानिक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से परिवार को परिभाषित करने का प्रयास किया है। यानी अगर हम लोग परिवार की विशेषताओं की बात करें तो परिवार की जो विभिन्न परिभाषाएं समाज वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं उन परिभाषाओं के आधार पर हम परिवार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। आपके अध्ययन की सुविधा के लिए मैकाइवर एंड पेज ने सभी समाजों में और सभी समूहों में, सभी स्थानों पर पाए जाने वाले परिवारों की विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी मैकाइवर एंड पेज ने सभी समाजों में, सभी कालों में और सभी समूहों में जो विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं उन परिवारों की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करने का प्रयास किया है। ऐसी विशेषताओं का उल्लेख करने का प्रयास किया है कि जो सर्वकालिक हैं और सभी जगहों पर वो सामान्य रूप से विद्यमान होती हैं, पाई जाती हैं। मैकाइवर एंड पेज ने परिवार की विशेषताओं को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें उन्होंने परिवार की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है जो कि सभी समाजों में, सभी समयों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने परिवार की कुछ विशिष्ट विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। यानी कुछ ऐसी भी विशेषताएं होती हैं जो अन्य समितियों में नहीं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से मैकाइवर एंड पेज ने परिवार की सामान्य विशेषताएं और उसकी विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किया है। अगर हम परिवार की सामान्य विशेषताओं की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार जो है वो विवाह संबंध पर आधारित होता है। यानी विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। दूसरी विशेषता इसकी है विवाह का एक स्वरूप। हर परिवार में, जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें जो दो विषम लिंगियों के यौन संबंधों को नियमित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए समाज के द्वारा जो स्वीकृत व्यवस्था है उसी स्वीकृत व्यवस्था को ही हम लोग विवाह कहते हैं। और इसी विवाह के आधार पर ही अनेक स्वरूप, परिवार के अनेक स्वरूप समाज में प्रचलित हैं। और हर समाज जो है अपने सामाजिक सांस्कृतिक तरीकों के आधार पर एक समय में एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में वैवाहिक जो संबंध का निर्धारण करता है। किसी समाज में यह जो है वो विवाह का एक विवाह का स्वरूप होता है, तो किसी समाज में इसका जो स्वरूप है वो बहुविवाह के रूप में होता है। लेकिन हर परिवार का जो अस्तित्व है वो विवाह के स्वरूप पर आधारित होता है। इसी तरह से सभी परिवारों में वंश नाम की एक व्यवस्था होती है। यानी सभी परिवार के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई न कोई आधार होता है और उसी नाम के आधार पर परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं और इसे ही हम उपनाम या वंश नाम भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पितृवंशीय परिवारों में यह नामकरण पिता के वंश के आधार पर होता है, जबकि मातृवंशीय परिवारों में यह माता के वंश के आधार पर होता है। इसके अलावा परिवार की जो सामान्य विशेषता है वो है अर्थव्यवस्था, यानी उसकी आर्थिक व्यवस्था। परिवार जो है वो अपने सदस्यों के भरण पोषण करने, उन्हें जीवित रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की जो है वो आजीविका या अर्थव्यवस्था सभी परिवारों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। और इसी अर्थव्यवस्था या आजीविका के माध्यम से ही परिवार जो है वो सभी सदस्यों के भरण पोषण की व्यवस्था करता है। परिवार की जो अंतिम सामान्य विशेषता जो मैकाइवर एंड पेज के द्वारा बताई गई है वो है सामान्य निवास। सामान्य निवास से हमारा ऐसा ये है कि परिवार के सभी सदस्यों के
निवास की कोई ना कोई एक व्यवस्था अवश्य होती है। विवाह के बाद जब पति पत्नी पति के वंशजों के यहाँ रहते हैं तो उसे हम पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। और कुछ जनजातियों को छोड़ करके भारत में अधिकांश जो परिवार हैं वो कुछ इसी तरह के परिवार हैं। कुछ जनजातियों में ऐसा देखा जाता है कि विवाह के बाद पति जो है वो पत्नी के घर जा कर के रहता है, तो ऐसे परिवार को हम लोग मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। तो इस तरह से परिवार की सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत विवाह संबंध, विवाह का एक स्वरूप, वंश नाम की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और एक सामान्य निवास को उसकी एक विशेषता के रूप में, सामान्य विशेषता के रूप में इसका उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग विशिष्ट विशेषताओं की बात करें तो उसके अंतर्गत भावनात्मक आधार, रचनात्मक प्रभाव, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सदस्यों का उत्तरदायित्व और सामाजिक नियंत्रण की एक व्यवस्था, ये परिवार की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। जैसा कि आपने लिखा है कि देखा है कि इसमें जो पहली विशेषता बताई गई है भावनात्मक आधार, भावनात्मक आधार से हमारा आशय ये है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में परस्पर जो है वो भावनात्मक संबंध पाए जाते हैं। यानी वो जो जैसे माता पिता हैं उनके जो बच्चों के बीच में जो संबंध होते हैं वो त्याग वात्सल्य के ऊपर आधारित होते हैं, जिसका कि व्यक्ति के ऊपर, उस परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों के ऊपर, खास करके परिवार के जो नवजात शिशु हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर इसका रचनात्मक या गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवार का सामाजिक संरचना में एक केंद्रीय स्थिति होती है, यानी समाज का निर्माण करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं में परिवार का जो महत्व है वो विशेष महत्व है। और इस कारण से हम ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना में परिवार जो है वो उसकी एक केंद्रीय स्थिति होती है। इसके साथ साथ प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व भी निभाने की अपेक्षा करता है। संकट के समय में व्यक्ति अपने समाज व देश के लिए बलिदान करने को तैयार रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिवार जो है वो व्यक्ति को इस तरह से एक सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने की सीख देता है, प्रेरणा देता है। इसके साथ साथ परिवार जो है वो सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन होता है और इसी के माध्यम से जो समाज के जो नियम है, जो परंपराएं हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से परिवार की सामान्य विशेषताओं और उसकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर आप परिवार के विशेषताओं को या परिवार की प्रकृति को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं परिवार की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। परिवार की उत्पत्ति कब, कैसे और किन अवस्थाओं से हुई है, इस बारे में मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों के विचारों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है और यही कारण है कि परिवार की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत पाए जाते हैं। आपके अध्ययन की सुविधा के लिए हमने परिवार की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप से कुछ इस तरह से वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, जिसमें परिवार की उत्पत्ति का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, यौन साम्यवाद के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, इसके जो समर्थक हैं वो हैं मार्गन, फ्रेजर और बिफ्राल्ट आदि जो विद्वान हैं। इन्होंने परिवार की उत्पत्ति में यौन साम्यवाद को महत्व दिया है और इनका ये मानना है कि समाज के विकास की प्रारंभिक अवस्था में परिवार और विवाह जैसी कोई संस्था नहीं थी। व्यक्ति जैसे चाहे वैसे यौन संबंध स्थापित कर सकता था। स्त्री पुरुष के संबंध के जो है वो बारे में बिल्कुल जो है वो अभाव था। बहुत सारी जो जनजातियां हैं उनमें अभी भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती हैं जिसमें अक्सर अतिथि सत्कार के रूप में पत्नी को भेंट किया जाता है। तो इस तरह से ये जो यौन साम्यवाद का सिद्धांत है
ये बताता है कि जो प्रारंभिक समाज में यौन साम्यवाद की स्थिति पाई जाती है, यानी जो परिवार की जो उत्पत्ति की जो प्रारंभिक अवस्था है वो यौन साम्यवाद की अवस्था है। परिवार की उत्पत्ति का जो दूसरा सिद्धांत है वो है पितृसत्तात्मक या शास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं उनमें प्लेटो, अरस्तु और सर हेनरी मैन का नाम विशेष रूप से उल्लेखित किया जाता है। परिवार की उत्पत्ति का यह जो सिद्धांत है, जो पितृसत्तात्मक या जो शास्त्रीय सिद्धांत है, उसका ये मानना है, इस सिद्धांत के जो विचारक हैं उनका ये कहना है कि परिवार की जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक परिवार ही विकसित थे। यानी प्रारंभ में जो परिवार का जो प्राथमिक स्वरूप था वो जो है वो पितृसत्तात्मक था। और इस बारे में जो सर हेनरी मैन है उन्होंने 1861 में अपनी एक किताब लिखी, एन एंशिएंट लॉ। इस पुस्तक में उन्होंने इसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करते हुए ये बताने का प्रयास किया कि परिवार की उत्पत्ति पुरुषों की सत्ता के कारण हुई, क्योंकि पुरुष औरत से ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उनमें ईर्ष्या की मौलिक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है। और इस प्रवृत्ति के कारण जो है वो पुरुष औरत को अपने वश में रखना चाहते हैं। तो इस तरह से पुरुषों को प्रमुखता और उनकी शक्ति के कारण समाज में सबसे पहले पितृसत्तात्मक परिवारों का विकास हुआ था। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर मातृसत्तात्मक सिद्धांत। मातृसत्तात्मक परिवार की उत्पत्ति का जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत है, इसका जो जन्मदाता है, इसके जो प्रवर्तक हैं रॉबर्ट विफ्राल्ट हैं। इन्होंने द मदर्स नाम से एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने परिवार की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए ये बताया कि परिवार की उत्पत्ति पुरुषों की सत्ता और उनके आधिपत्य के कारण नहीं हुई है, बल्कि यौन संबंध व संतानोत्पत्ति के बाद बच्चों का माता के द्वारा जो पालन पोषण किया जाता है, तो उस पालन पोषण में जो माता की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी जो विशेष भूमिका है, उसकी जो विशेष स्थिति है, इस कारण से जो परिवार का जो उत्पत्ति हुई, परिवार का जो सर्वप्रथम जन्म हुआ वो मातृसत्तात्मक परिवार के रूप में हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बच्चा जो है वो सबसे पहले अपनी माँ को ही जानता है और माँ के बाद वो दूसरे लोगों को जानता है, पहचानता है। तो इस तरह से ये जो मातृसत्तात्मक जो सिद्धांत है वो जो है वो परिवार की उत्पत्ति में माँ की भूमिका को प्रमुख स्थान देता है। और ऐसा बहुत सारी जनजातियों में आज भी जो वंश नाम है वो माता के आधार पर पाया जाता है। तो इस तरह से जहाँ भी मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं तो उसको हम लोग मातृवंशीय परिवार के रूप में या मातृसत्तात्मक सिद्धांत के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अन्य समर्थकों में परिवार की उत्पत्ति के मातृसत्तात्मक सिद्धांत के दूसरे समर्थकों में बैकोफन और टायलर का नाम भी विशेष रूप से लिया जाता है। परिवार की उत्पत्ति का एक दूसरा सिद्धांत है उद्विकासीय सिद्धांत। उद्विकासीय सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं बैकोफन। बैकोफन ने 1881 में एक किताब लिखी जो काफ़ी प्रचलित पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, माइथ, रिलीजन एंड मदर राइट। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में उन्होंने परिवार के जन्म और उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख किया है। और उनका ये कहना है कि जो परिवार है वो एक के बाद एक कुल जो है वो 4 प्रकार की अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, जिसमें उन्होंने पहली अवस्था परिवार की प्रारंभिक अवस्था जिसमें कि यौन साम्यवाद की स्थिति होती है। दूसरी अवस्था में जो है वो बहुपति विवाह की व्यवस्था होती है। परिवार की तीसरी अवस्था में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है या प्रचलित होती है। और इसके अलावा परिवार की जो चौथी अवस्था है वो जो है वो एक विवाही व्यवस्था के रूप में, एक विवाही प्रथा के रूप में विकसित होता है। तो इस तरह से यौन साम्यवाद, बहुपति व्यवस्था,
बहुपत्नी व्यवस्था से धीरे धीरे आगे की तरफ गुजरते हुए एक स्तर से दूसरी अवस्थाओं को पार करते हुए परिवार जो है वो एक विवाही परिवार के रूप में विकसित हुआ है या उसका निर्माण हुआ है। कुछ इसी तरह से लुइस हेनरी मॉर्गन ने परिवार की उत्पत्ति के, परिवार के विकास के 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले समरक्त परिवार, दूसरा समूह परिवार, तीसरा सिंडेस्मियन परिवार, चौथा पितृसत्तात्मक परिवार और 5वां जो है वो एक विवाही परिवार के रूप में इसका उल्लेख किया है। तो इस तरह से बैकोफन ने परिवार के उद्विकास की 4 अवस्थाओं का और हेनरी मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इसके बाद आता है परिवार की उत्पत्ति का जो अंतिम सिद्धांत है वो है एक विवाही सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है इसके जो प्रवर्तक हैं, जो जन्मदाता हैं, वो है वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, जो कि 1881 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में हिस्ट्री ऑफ सोशल ह्यूमन मैरिज में वेस्टरमार्क ने ये बताया है, ये बताने का प्रयास किया है कि मानव जीवन में कभी भी यौन साम्यवाद या बहुविवाह की स्थिति नहीं थी, क्योंकि यह मानव स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। परिवार की उत्पत्ति वास्तव में एक विवाह के आधार पर हुई है। यानी वेस्टरमार्क का ये कहना है कि परिवार की उत्पत्ति जो है वो एक विवाह के कारण हुई है और एक विवाह के आधार पर हुई है। मानव में ये सदा से ये प्रवृत्ति रही है जिसमें वह एक बार यौन संबंध स्थापित कर लेता है तो उसे ही अपना जीवन साथी मान लेता था। तो इस तरह से ये जो परिवार की उत्पत्ति का जो एक विवाही सिद्धांत है वो ये कहता है कि यौन साम्यवाद या बहुविवाद की स्थिति जो है वो कभी भी मानव स्वभाव कभी भी नहीं पाई गई है, क्योंकि ये मानव स्वभाव के बिल्कुल विपरीत की स्थिति है। इस बारे में मालिनोव्स्की का कहना है, उनका ये विचार है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है और रहेगा। ये कथन कभी कभी पूछा जाता है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है और रहेगा, ये कथन किसका है? तो ये आप इसको नोट कर लें कि ये कथन मालिनोव्स्की ने परिवार का जो एक विवाही जो सिद्धांत दिया है, एक विवाही परिवार का सिद्धांत दिया है, उसमें उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा था कि एक विवाही परिवार का सच्चा स्वरूप है, रहा है और रहेगा। तो इस तरह से परिवार के ये जो विभिन्न उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से आप परिवार के विकास और उसके विकास की प्रक्रिया को समझ पाए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं परिवार के प्रकार के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव समाज में विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अलग अलग समाजों में, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए परिवार के बारे में कुछ अलग अलग आधारों पर परिवार के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। जैसे सत्ता के आधार पर परिवार 2 प्रकार का होता है, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। इसी तरह से निवास स्थान के आधार पर परिवार 2 प्रकार का होता है, मातृस्थानीय परिवार और पितृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार और पितृस्थानीय परिवार से आशय ये है कि ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद जो पति हैं वो पत्नी के घर रहता है, पत्नी के पिता के यहाँ जाकर के रहता है, तो इसको मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। और पितृस्थानीय परिवार में जिसमें विवाहोपरांत जो पति पत्नी है वो पति के पिता के घर पे रहते हैं। तो इस तरह से निवास स्थान के आधार पर 2 प्रकार के और सत्ता के आधार पर 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। उत्तराधिकार के आधार पर भी परिवार 2 प्रकार का पाया जाता है, एक मिताक्षरा परिवार और दूसरा दायभाग परिवार। मिताक्षरा परिवार जो है बंगाल व असम को छोड़ करके संपूर्ण भारत में पाया जाता है, जिसमें कि पुत्र का पिता की संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार होता है। और ये जो मिताक्षरा जो परिवार है इसके जो प्रणेता हैं वो विज्ञानेश्वर को माना जाता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन के में अक्सर पूछा जाता है कि मिताक्षरा परिवार के जो प्रवर्तक हैं, प्रणेता हैं, वो कौन है। तो आप इसको नोट कर लें कि उनके जो प्रणेता हैं वो है विज्ञानेश्वर।
इसी तरह से जो दाय भाग परिवार है वो मिताक्षरा परिवार का बिल्कुल उल्टा है। इसमें जो है वो ये इस तरह के जो परिवार हैं वो बंगाल व असम में विशेष रूप से पाए जाते हैं, जिनमें कि पिता की मृत्यु या उसके देने के बाद ही पुत्र का पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। यानी जब पिता जो है वो पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्मजात अधिकार नहीं होता है। और इस तरह की विचारधारा के जो प्रणेता हैं, दाय भाग जो परिवार के जो प्रणेता हैं, वो जीमूत वाहन को माना जाता है। संबंध के आधार पर भी परिवार दो प्रकार का होता है, रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार। हर परिवार में ये इस दो तरह के संबंधी पाए जाते हैं, कुछ रक्त संबंधी होते हैं और कुछ विवाह संबंधी होते हैं। विवाह के आधार पर भी परिवार के अलग अलग स्वरूप होते हैं, जैसे एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक बहुपति परिवार और बहुपत्नी परिवार। बहुपत्नी परिवार को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, भातृक बहुपति विवाह जिसमें कि जो पति जो है वो आपस में भाई होते हैं, और अभातृक परिवार जो है जिसमें कि पति जो है वो आपस में वो भाई भाई नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। भारत में जैसे जो द्रौपदी का जो विवाह हुआ था जिसमें कि उनके 5 पति थे जो आपस में पांचों सगे भाई थे, तो इस तरह से उनका ये जो विवाह है वो भातृक बहुपति विवाह का एक उदाहरण कहा जा सकता है या माना जा सकता है। सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के दो भेद किए जा सकते हैं, एक केंद्रीय परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। केंद्रीय परिवार जहाँ पे सदस्यों की संख्या कम होती है, कम सदस्य पाए जाते हैं, छोटा परिवार होता है। और संयुक्त परिवार जिसमें 2 या 3 पीढ़ी के लोग साथ साथ रहते हैं। तो इस तरह से परिवार के बारे में आपने देखा कि अलग अलग आधारों पर परिवार के जो हैं वो अलग अलग प्रकार या स्वरूप पाए जाते हैं। परिवार के बारे में कुछ समाजशास्त्रियों ने, समाज वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से परिवार का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है, जिसमें से कुछ का हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं। जिसमें से W.L. वार्नर का जो वर्गीकरण है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने परिवार को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला जन्म मूलक परिवार और दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार। जन्म मूलक परिवार वह परिवार जिसमें वह परिवार होता है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है, और प्रजनन मूलक परिवार हम उस परिवार को कहते हैं जिसमें जो युवक युवतियां हैं जो विवाह के बाद जो एक नया परिवार स्थापित करते हैं, उस परिवार को हम प्रजनन मूलक परिवार कह सकते हैं। तो इस तरह से जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार का जो वर्गीकरण है वो W.L. वार्नर से संबंधित है, उन्होंने दिया है। कुछ इसी तरह से जिमरमैन ने परिवार को मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए हैं उन्होंने, जिसमें पहला उन्होंने न्यासिता परिवार, दूसरा अतिलघु परिवार और तीसरा जो है वो घरेलू परिवार के रूप में ये वर्गीकरण किया है। यानी ये जो जिमरमैन का वर्गीकरण है वो ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि न्यासिता का परिवार किसने दिया है, ये वर्गीकरण किसने किया है, तो ये परिवार जो है वो जिमरमैन का है। तो न्यासिता परिवार से जो जिमरमैन का आशय ये था कि जब किसी परिवार में किसी परिवार के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वार्थ की तुलना में समस्त परिवार का स्वार्थ सर्वोपरि होता है, महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे परिवार को जिमरमैन ने न्यासिता परिवार के रूप में संबोधित किया है। भारत में जो संयुक्त परिवार व्यवस्था है उसे हम न्यासिता परिवार के एक अच्छे उदाहरण के रूप में, एक उपयुक्त उदाहरण के रूप में इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी तरह से बर्गेस और लाक ने अपने परिवार के वर्गीकरण में उन्होंने परिवार को 2 भागों में विभाजित किया है, एक संस्थागत परिवार और दूसरा है साहचर्य परिवार। फ्रेडरिक लीपले ने, जिनकी जो पुस्तक है द स्टेम फैमिली, ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है कि द स्टेम फैमिली जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, तो आप इसको नोट कर लें कि ये पुस्तक जो है वो फ्रेडरिक लीपले से संबंधित है, जिसमें उन्होंने परिवार के मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए हैं। पहला उन्होंने स्तंभ परिवार, दूसरा पितृसत्तात्मक परिवार, तीसरा अस्थायी परिवार और चौथा उन्होंने विशिष्टीकृत परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किया है। कुछ इसी तरह से यंग और बिलमोट ने
परिवार के बारे में अपने विचार जो है वो द सिस्टमेटिकल फैमिली जो उनकी पुस्तक है, इस पुस्तक में उन्होंने परिवार को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। पहला वर्गीकरण उनका है सममितिक परिवार या प्रतिशय परिवार, और दूसरा है समन्वयवादी परिवार। तो इस तरह से ये जो वर्गीकरण हमने अभी आपको 3-4 जो विद्वान हैं जिनका वर्गीकरण हमने आपको बताया है, जैसे बर्गेस्लाग का, यंग और बिस्लेट का, या फिर WL वार्नर का जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण आप इसको नोट कर लें। ये परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब हम लोग बात करते हैं परिवार के प्रकार के बारे में। परिवार के प्रकार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। परिवार जो है वो एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म के समय जो बच्चा पैदा होता है वो रक्त हाड़ मांस का बना हुआ एक जीवित पुतला होता है, लेकिन परिवार के माध्यम से धीरे धीरे उस जैविकी प्राणी को परिवर्तित करते हुए, उसका सुधार करते हुए उसको एक सामाजिक प्राणी के रूप में निर्मित किया जाता है। परिवार जो है वो व्यक्ति के जीवन की एक महत्वपूर्ण पाठशाला होती है, एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, और परिवार का जो प्रभाव है, परिवार का जो कार्य है, वो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस बारे में मर्डाक ने लगभग 250 समाजों का अध्ययन किया है, और उन्होंने अपने अध्ययन के उपरांत ये कहा है कि परिवार जो है वो एक सार्वभौमिक संस्था है। और मर्डाक ने परिवार के प्रकार्य को, परिवार के जो योगदान है, परिवार के महत्व को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला उन्होंने यौन संबंधी प्रकार्य, दूसरा प्रजनन संबंधी प्रकार्य, तीसरा आर्थिक कार्य, और चौथे में उन्होंने शैक्षिक कार्य को उल्लेख किया है या उसको माना है। तो इस तरह से परिवार मुख्य रूप से, उनका ये कहना है कि परिवार मुख्य रूप से 4 प्रकार के कार्य करता है। यौन संबंधी प्रकार्य करता है, प्रजनन संबंधी प्रकार्य करता है, और आर्थिक और सामाजिक कार्य के माध्यम से वो व्यक्ति और समाज की निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करता है। परिवार के प्रकार्य के बारे में टालकाट पार्सन्स का कहना है कि परिवार जो है वो वास्तव में एक तरह से आधारभूत और अपरिवर्तनीय भूमिका का निर्वहन करता है, और उन्होंने परिवार के प्रकार्य को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया है, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, और दूसरा उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का स्थिरीकरण। यानी परिवार जो है वो व्यक्ति के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण मानते हुए ये बताया है। उनका ये कहना है कि परिवार वह कारखाना है जहाँ व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें पार्सन्स ने यह कहा है कि परिवार जो है वह कारखाना है जहाँ व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। अब हम लोग बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा की दृष्टि से या कंपटीशन की दृष्टि से परिवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में विभिन्न विद्वानों ने परिवार के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन बोले हैं, स्टेटमेंट कहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण होते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण कथन है उनका हम यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे। जैसे पहला ये कथन है, परिवार पूंजीवादी समाज का अवलंबन है। ये कथन कार्ल मार्क्स से संबंधित है। इसी तरह से दाम्पत्य मूलक परिवार दमनकारी एवं उत्पीड़क संस्था है। ये कथन ई जेरेक्सी का है। परिवार दमनकारी व समाज विरोधी संस्था है। ये कथन जो है वो वेरेट और मिकतोस का है। इसके साथ ही ये जो स्टेटमेंट है जिसमें कि ये कहा गया कि प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी, जबकि आधुनिक समाज की इकाई जो है वो व्यक्ति है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सर हेनरी मैन ने दिया है। और परिवार एक दमनकारी संस्था है, ये स्टेटमेंट वेस्टरमार्क का है। तो ये जो जिसमें ये जो 3 सवाल हैं जिसमें ये कहा गया कि दाम्पत्य मूलक परिवार दमनकारी एवं उत्पीड़क संस्था है, ये जेरेक्सी का है। परिवार दमनकारी समाज विरोधी संस्था है, ये वेरेट और
मिक्तोस का है। और परिवार एक दमनकारी संस्था है, ये जो स्टेटमेंट है आप ये जो है वो वेस्टरमार्क से संबंधित है। तो आप इस बात को दिमाग में अपने अच्छी तरह से बैठा लें, जिससे परीक्षा में पूछने के बाद इस तरह से किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। कुछ परिवार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कथनों के अंतर्गत सर हेनरी मैन का कथन भी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक स्त्री परिवार की अंतिम बिंदु होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है विलियम गुडे का, जिसमें उनका ये कहना है कि यदि परिवार मनुष्य की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था न करे तो समाज का अस्तित्व मिट जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो विलियम गुडे हैं वो एक निराशावादी विचारक थे, और उन्होंने ये कहा था कि परिवार जो है वो परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, अग्रसर है, क्योंकि परिवार के जो कार्य हैं वो किसी न किसी दूसरी संस्था के द्वारा किए जाने लगे हैं। और वर्तमान में उनका ये कहना है कि वर्तमान समय में जो परिवार हैं वो सिर्फ भूमिकाओं को लेकर के सौदेबाजी कर रहे हैं, या भूमिकाओं को लेकर के सौदेबाजी चल रही है। इसलिए जो विलियम गुडे हैं वो परिवार की व्याख्या जो है वो भूमिका सौदेबाजी के रूप में या भूमिका सौदेबाजी के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। तो ये भी कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि परिवार के परिप्रेक्ष्य में भूमिका सौदेबाजी की जो अवधारणा है वो किसकी है। तो ये आप इसको याद रखें कि ये जो अवधारणा है जिसमें वो विलियम गुडे की है, जिसमें उन्होंने परिवार की व्याख्या जो है वो भूमिका सौदेबाजी के परिप्रेक्ष्य में की है। इसके बाद हम लोग परिवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का भी उल्लेख करना जरूरी है। अक्सर जो है वो कंपटीशन में इस तरह की पुस्तकें पूछी जाती हैं और परीक्षार्थियों के मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, द फैमिली नाम से 4 लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं। बर्गेस और लॉक की पुस्तक का नाम भी फैमिली है, विलियम गुडे का पुस्तक का नाम भी फैमिली है, द फैमिली है। जे मार्गन की पुस्तक भी जे फैमिली नाम से है, और W वालर की जो पुस्तक है वो भी द फैमिली नाम से है। इसी तरह से मैरिज एंड द फैमिली पुस्तक F निमकाफ की है, और द फैमिली डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो पुस्तक है वो J.K. फॉल्सन की है, और यूथ फैमिली एंड एजुकेशन पुस्तक है, ये भी पुस्तक जो है वो J.K. फॉल्स की है। वार एंड द फैमिली पुस्तक जो है वो वालर की है, बहुत बार ये कंपटीशन में पूछी जा चुकी है। द ओल्ड लव एंड न्यू, ये पुस्तक भी वालर की है। तो इस तरह से ये जो परिवार से जुड़ी हुई, परिवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा यहाँ इसलिए की गई, जिससे कि जब परीक्षा में आपसे परिवार से जुड़ी हुई कुछ पुस्तकों का नाम लिया जाए तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत असुविधा ना हो और आप सही जो है वो उत्तर कर सकें। तो आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप परिवार के बारे में, परिवार की अवधारणा के बारे में, परिवार की विशेषता, उसके प्रकार और परिवार की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में आप विस्तार से आप समझ पाए होंगे। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में आप इसे दूर दूर तक शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और अंत में हम ये कहेंगे कि आप बेल आइकन जो है वो इसको दबाना ना भूलें, जिससे जो हमारे आगे के वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलते रहें।